हेलो बच्चों, दिस इज आरजी वेलकमिंग यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का। और कल की हमारे लेक्चर में हम लोग कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग बेसिकली रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। एंड इसके साथ 7 डेफिनेशन सेल्फ कांस्टेंट भी पढ़ चुके हैं। क्लियर? सो आज हम बेसिकली बहुत अच्छे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो, टॉपिक वही है, कंडक्टिविटी चीज चल रही है, ठीक है ना। थोड़ा और डीपर लेवल में लेके जाएंगे आज। क्लियर? तो एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्चुअल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स हैव इट इज वेरिएशन ऑफ conductivity and molar conductivity with concentration. Variation of conductivity and मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को क्या फर्क पड़ेगा एंड मोलर कंडक्टिविटी को क्या फर्क पड़ेगा, किससे? कंसंट्रेशन से। क्लियर? तो हम बेसिकली यार, वैसे तो ये कोई डिफरेंस तो है नहीं, क्लियर, पर हम दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी पढ़ के देखते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे कंडक्टिविटी को और मोलर कंडक्टिविटी को फर्क डालता है। बेसिकली यहां कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन है एंड यहां मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो देखिए, सबसे पहले देखो, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, वो लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे मर्जी कर लो। सपोज कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, सपोज कंसंट्रेशन क्या करता है? डिक्रीज करता है। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या है? देखो, दो तरीके के मतलब हैं। एक तो डाइल्यूशन बढ़ गया है एंड या फिर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस कम हो गए। देखो, किसी भी चीज की कंसंट्रेशन कम हो गई है, सोच के देखो। देखो, हमारे पास एक दूध है सपोज, ठीक है ना, उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो क्या तरीके हैं? एक तो या तो हम उसमें पानी काफी ज्यादा मिला दें, ठीक है ना, या फिर उसमें एक्चुअली में जो दूध के पार्टिकल्स हैं उसको बाहर निकाल लें। दो ही तरीकों से दूध की कंसंट्रेशन कम हो सकती है, या तो दूध के पार्टिकल्स को बाहर निकाल लें या फिर उसमें पानी और डाल दें। यानी कि बड़ा सिंपल सा फंडा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो दो चीजें भाई, एक तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है, एक नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस डिक्रीज कर रहे हैं। क्लियर? एंड अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारी कंडक्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? सिंपल सा फंडा है यार, जब ट्रैवल करने वाले आयंस की गिनती ही 50 से कम होकर 10 हो गई है, तो डेफिनेटली यार कंडक्टिविटी तो कम होनी चाहिए। अब यहां सोच के देखो, इस केस में सोच के देखो, कंसंट्रेशन कम हो गई है तो यहां से दो बातें निकल के आती हैं। क्या? डाइल्यूशन बढ़ गया है एंड नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस कम हो गए। वही बात है ना, पर यहां एक शब्द लिखा हुआ है, मोलर। मोलर का मतलब क्या है? एक मोल पार्टिकल्स की कंडक्टिविटी। मोलर का मतलब क्या है? एक मोल पार्टिकल्स की कंडक्टिविटी। जब ये बात फिक्स ही है कि आयंस एक मोल है, तो भाई ये वाला पॉइंट तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया ना। सोचिए जरा, सोचिए दोबारा से। जब ये बात फिक्स ही है कि नंबर ऑफ आयंस तो एक मोल ही है, तब ये तो गया ना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस तो डिक्रीज हो गए।
ये वाला पॉइंट तो खत्म ही हो गया, क्योंकि हमारे पास कैरियर आयंस की गिनती ही चेंज नहीं हुई। देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस। क्यों? क्योंकि हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी मतलब एक मोल का कंडक्टिविटी, यानी कि पार्टिकल्स की गिनती क्या है, फिक्स। यानी कि ये पॉइंट हुआ कैंसिल, यानी कि सिर्फ डाइल्यूशन बढ़ गया। डाइल्यूशन बढ़ने पे अब आप सोचिए क्या होगा। जब डाइल्यूशन बढ़ गया है, अब आप सोचिए क्या होना चाहिए। वो कल वाली एग्जांपल याद करिए, मेरे को एक चौक पे जाना है, खाली सड़क पे जा सकता हूं या पूरी भीड़ वाली सड़क पे, खाली पे। डाइल्यूशन बढ़ गया है तो ईज ऑफ ट्रेवल फॉर आयंस बढ़ गया है, ईज ऑफ ट्रेवल बढ़ गया है। एंड अगर ईज ऑफ ट्रेवल बढ़ गया है तो फिर मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? कंडक्टिविटी इन दैट केस जब मोल या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस क्या है, फिक्स। तो यहां से दो बातें निकल के आती हैं। अगर तो हमारे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस भी वेरी करते हैं, देखो फिर तो हमारी कंडक्टिविटी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस के ऊपर डिपेंड करेगी। क्यों? बड़ा सिंपल सा फंडा यार भाई, जब ट्रैवल करने वाले बंदे ही कम ज्यादा हो गए तो गड़बड़ी है। क्लियर? तो अगर तो हमारे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस बदल रहे हैं तो हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस के ऊपर। पर अगर हमारे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस फिक्स हैं, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस तो एक मोल के लिए फिक्स ही है, एक मोल है, तब हमारी जो कंसंट्रेशन है उसका मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर किस तरीके का इफेक्ट है कि जब कंसंट्रेशन कम हो जाती है कैरियर आयंस को कोई फर्क नहीं पड़ता तो डाइल्यूशन बढ़ जाता है। डाइल्यूशन होने से ईज ऑफ ट्रैवल बढ़ जाता है, क्योंकि याद है कल पॉइंट किए थे विस्कोसिटी वगैरह कम हो गई है। डाइल्यूशन बढ़ने से विस्कोसिटी वगैरह कम हो गई, हमें ट्रैवल करना आसान है। चौक वाला एग्जांपल याद रखा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड उससे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कोई भी दिक्कत। क्लियर? अब यहां पे फिर एक चीज आती है, इसका मतलब कंसंट्रेशन के कम होने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, यही हुआ ना। कंसंट्रेशन के कम होने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसका मतलब कंसंट्रेशन के बहुत कम होने से मोलर कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जानी चाहिए। इसका मतलब कंसंट्रेशन के बहुत बहुत कम हो जाने से मोलर कंडक्टिविटी बहुत बहुत हो जानी चाहिए। यहां से एक बात निकल के आती है, क्या बात निकल के आती है, वो थोड़ी सी जगह यहां से यूज कर लेता हूं। यहां से एक बात निकल के आती है, व्हेन कंसंट्रेशन, इधर का पॉइंट नहीं है, ये यहीं का है, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर रही है। देखो हम बात किस पे पहुंच गए, कंसंट्रेशन के बहुत कम होने से मोलर कंडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, और बहुत बहुत कम होने से मोलर कंडक्टिविटी बहुत बहुत बढ़ गई है। इसका मतलब कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, देन ये जो लैम्बडा एम है यानी कि मोलर कंडक्टिविटी है, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। एक मोल जितनी मैक्सिमम कंडक्टिविटी कर सकता है उतनी कंडक्टिविटी करेगा। जब कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो है यार, कोई विस्कोसिटी, कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है, किसी भी तरीके की कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, पूरा फुल डाइल्यूशन है, जहां भागो वहां भागना चाहते हो, जहां जा सकते हो जाओ, तब आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम आएगी। इज दैट क्लियर? एंड इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब कंसंट्रेशन जीरो है तब डाइल्यूशन इन्फिनिटी है। जब कंसंट्रेशन जीरो है तब डाइल्यूशन इन्फिनिटी है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम आएगी। फाइन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे लैम्बडा एम नॉट या फिर लैम्बडा एम इन्फिनिटी।
कोई भी यूज कर सकते हैं दोनों में से। इसका मतलब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग का मतलब क्या है? मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी जितनी आ सकती है जब कंसंट्रेशन जीरो है। देखो चार्ज कैरियर आयंस फिक्स हैं, चार्ज कैरियर आयंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चार्ज कैरियर आयंस फिक्स हैं, मोलर कंडक्टिविटी अपनी मैक्सिमम स्टेज पे होगी क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है? मिनिमम है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत? अब हम बेसिकली इस मुद्दे पे चलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को थोड़ा सा और जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अकेला अकेला करके करेंगे, बट टिल देन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? जब कंसंट्रेशन जीरो है, डाइल्यूशन मैक्सिमम है, डाइल्यूशन अपनी हाईएस्ट स्टेज पे है, तब आप बहुत आसानी से ट्रेवल कर सकते हो, तब जो आपकी कंडक्टिविटी है उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, इस चीज को डील करते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट। चलिए सो नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वैसे तो यार इन दोनों में से कोई एक ही चीज लिखोगे ना तो चलेगा। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है ना? तो यू कैन सिंपली राइट इट एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना? सेम ही बात है, मतलब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन मेंशन करना ही लिमिटिंग मेंशन करना होता है। फाइन। तो एक बात हम यह समझ के आ चुके हैं दैट कंसंट्रेशन के बहुत ज्यादा बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी बहुत कम हो जानी चाहिए, या फिर कंसंट्रेशन के बहुत कम हो जाने से मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए। क्लियर? एंड इस बात को हम समझ चुके हैं कि कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, देन डाइल्यूशन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो लैम्बडा एम, जिसको हम बेसिकली लैम्बडा एम नॉट बोलेंगे या लैम्बडा एम इंफिनिटी बोलेंगे, ये अपनी मैक्सिमम स्टेज पे होगा। क्लियर? तो इसको ग्राफिकली कैसे बोला जाता है? कुछ इस तरीके से। सपोज इधर मैं लैम्बडा एम दिखा रहा एंड इधर मैं कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट है मेरे पास। क्लियर? तो हमने बेसिकली देखा कि कंसंट्रेशन जो है वो लैम्बडा एम के क्या है? इनवर्स रिलेशन में है। कंसंट्रेशन के घटने से लैम्बडा एम बढ़ता है, यानी कि कुछ इस तरीके से। क्लियर? एंड द इक्वेशन इज रिटन एज लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट माइनस ए रूट सी। फाइन। अगर मैं इस चीज को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ मैच कराऊं, ये है y mx c। अगर आप इसको कंपेयर करो तो y एक्सिस पे मेरे पास क्या है? लैम्बडा m बिल्कुल है। स्लोप मेरा डिक्रीजिंग है, ये मेरा स्लोप है बेसिकली, यानी कि माइनस ऑफ a। क्लियर? डिक्रीजिंग स्लोप है। एक्स एक्सिस पे रूट ऑफ c लेना है, ले लिया है। एंड इंटरसेप्ट c क्या है? इंटरसेप्ट मेरा आएगा लैम्बडा एम नॉट, यानी कि अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करूं तो ये मेरे पास क्या आएगा? लैम्बडा एम नॉट। पहले तो इस बात को समझिए जरा, ये मैंने एक्सट्रापोलेट क्यों किया है? क्योंकि हमें भी पता है किसी भी चीज का कंसंट्रेशन जीरो कर पाना इम्पॉसिबल है। फाइन, सोच के देखिए, कंसंट्रेशन जीरो कब होगा? जब एक्चुअली में वो चीज ही नहीं होगी, तब उसकी कंसंट्रेशन जीरो होगी। अरे चीज तो होनी चाहिए यार, अगर वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट उसमें होगा ही नहीं तो ट्रेवल कहां से करेगा? अप्रोचेस टू जीरो का मतलब होता है बहुत ही कम होना एंड डाइल्यूशन बहुत ही ज्यादा होना। एक्चुअली में ये जो है ना कंसेप्ट, ये कंसंट्रेशन कम का ना होके ना डाइल्यूशन इनफाइनाइट का है, ठीक है ना? कान मतलब सीधा नहीं पकड़ना है, उल्टा आके पकड़ना है। ये कंसंट्रेशन कम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली में डाइल्यूशन इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट है। डाइल्यूशन इनफाइनाइट
मतलब बहुत ज्यादा, तो कंसंट्रेशन बहुत कम है। देखो जीरो तो प्रैक्टिकली बनाना इम्पॉसिबल है, पर हम ये जो ग्राफ आ रहा है बेसिकली इसको अगर हम एक्सट्रापोलेट कर ले तो वी कैन गेट द वैल्यू एट सो कॉल्ड जीरो। कह सकते हैं कि जीरो कंसंट्रेशन पे इसकी इतनी वैल्यू होगी, तो वो जितनी वैल्यू होगी उसको मैंने क्या बोला है, लैम्बडा एम नॉट। क्लियर? सो दिस इज हाउ द इक्वेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाज गिवन। फाइन, क्या इक्वेशन थी, लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट माइनस ए रूट ऑफ सी। पर मुद्दे की बात यह है कि चलो स्ट्रॉन्ग के लिए तो ठीक है। क्यों स्ट्रॉन्ग के लिए ठीक है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग में तो सिंपल सी एक बात है, वो ये है कि कंसंट्रेशन के बढ़ने से लैम्बडा एम घटेगा, कंसंट्रेशन के घटने से लैम्बडा एम बढ़ेगा, ये एक बात है। ये बताता है कि ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है। इनवर्स रिलेशन में है तो हमने डिक्रीजिंग स्लोप की स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया। क्लियर है? इसमें तो ये बात क्लियर है। पर व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट? वीक का क्या होगा? वीक में तो यार बहुत गड़बड़ है। क्यों? वीक का मतलब क्या होता है कि वो अपने 100% आयंस में ही नहीं टूटा। तो अगर हम कंसंट्रेशन को घटाते हैं, डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, उधर तो दो काम होंगे, ईज ऑफ ट्रेवल भी बढ़ेगा और पार्टिकल्स का डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। तो वो तो ऐसे नहीं लिया जा सकता। तो फिर देखिए वो कैसे लेना है। क्लियर? सो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर लेते हैं। फाइन। सो कंसंट्रेशन के कम होने से लैम्बडा एम बढ़ता है, पर यहां दो कारणों के कारण। एक तो कंसंट्रेशन के कम होने से डाइल्यूशन बढ़ेगा, डाइल्यूशन के बढ़ने से ईज ऑफ ट्रेवल बढ़ेगा, तो ये भी एक रीजन है। पर यहां एक और रीजन भी है, कंसंट्रेशन के घटने से बेसिकली डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है वो पूरे का पूरा आयंस में टूटा ही नहीं। जैसे NaCl है, वो 100 आयंस लेते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो 100 Na+ और 100 Cl- बनते हैं। क्या एसिटिक एसिड का ऐसा होता है? सुना है कभी? एसिटिक एसिड में ऐसा होता है? HCl पूरा 100% टूटता है, एसिटिक एसिड टूटता है क्या? नहीं टूटता, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% नहीं टूटा करते। अब अगर वो 100% नहीं टूट रहा है तो फिर जब जब आप उसका डाइल्यूशन बढ़ाओगे डिसोसिएशन बढ़ेगा। किसने बोला था? क्लास 11 चैप्टर नंबर 7, ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बताता है वो, कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा डिसोसिएशन बढ़ेगा। याद कराऊं कहां सा? ये था बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू K/C का रूट, ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्लास 11th में करते थे हम। K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ये वाला पढ़ा होगा ना, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो वहां से आया। ये C नीचे चला गया, रूट ले लिया। तो कंसंट्रेशन के घटने से अल्फा बढ़ता है, ये लिख के रख लेना साइड पे कहीं जरूरत हुई तो। क्लियर? तो कंसंट्रेशन के घटने से अल्फा बढ़ता है। अब अल्फा के बढ़ने से मतलब ज्यादा टूट गया है, ज्यादा टूट गया है तो चार्ज कैरियर्स बढ़ गए हैं। चार्ज कैरियर्स बढ़ गए हैं तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ गई है। तो फिर यहां स्ट्रॉन्ग का पंगा नहीं है। स्ट्रॉन्ग में तो क्या है, सिंगल था एक, ठीक है बना दिया लाइन। वीक में क्या है, दो चीजें, क्या कंसंट्रेशन के कम होने से डाइल्यूशन बढ़ा, डाइल्यूशन के बढ़ने से हमें आसानी हुई ट्रैवल करने में, एंड कंसंट्रेशन के कम होने से वीक टूटा और टूटा, और आयन तो और कंडक्टिविटी। यानी कि वीक देखो पहले तो कम होगा, अगर ये तो स्ट्रॉन्ग के लिए, अगर मैं वीक के लिए बनाऊं देखो पहले तो कम होगा। क्यों कम होगा?
क्योंकि यार ऑब्वियसली वीक इलेक्ट्रोलाइट उतना ज्यादा कंडक्ट थोड़ी कर सकता है जितना स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो वीक होगा तो कम ही। पर जब ये देखो इधर जाते हुए क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है इधर जाते हुए, पर यहां दो फैक्टरों के कारण कंडक्टिविटी बढ़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसलिए ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा है। क्लियर? यहां दो फैक्टर हैं जो इसको फर्क डाल रहे हैं, एंड अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग, ये टच नहीं करेगा उसे, और आप उसे एक्स्ट्रापोलेट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग में तो एक लाइन था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी अपना एक फायदा है, क्या कि स्ट्रेट लाइन को तो एक्स्ट्रापोलेट किया जा सकता है, पर ये जो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल बन रहा है इसका क्या करेंगे, ये ऐसे इंक्रीज नहीं कराया जा सकता। अब अगर ऐसे इंक्रीज नहीं कर सकता तो फिर कहीं ना कहीं हमें कैसे पता चलेगा कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन क्या आनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक तो यही है, हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जिसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हमें तो वो निकालनी है। तो वो वीक की कैसे निकलेगी, तो वो वीक की निकलेगी अगले कंसेप्ट से, यानी कि जिसका नाम है कॉलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्लियर? फाइन। और वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग की हेल्प लेगा। ठीक है ना? थोड़ा सा मैं बेस बना देता हूं उस कंसेप्ट का। वो कहना चाहता है क्या कि देखो जो वीक है, जो वीक है, फॉर वीक जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो है, कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो है, तो अल्फा अप्रोचेस टू 100% है। मानते हो ये बात? जब कंसंट्रेशन जीरो है तब वो पूरे का पूरा टूट चुका होगा। मानते हो ये बात? अगर वो पूरे का पूरा टूट चुका होगा तो जितने भी उसके आयंस हैं, मतलब पूरे इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होगा, वो कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ हंड्रेड परसेंट आयंस होगा, कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ 100% आयंस होगा। देखो अगर वो सारी चीज टूट गई है, हम बात कर रहे थे एसिटिक एसिड की, वो 100% नहीं टूटता, पर अगर कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो है, कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो है, यहां पुट करके देखो कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो है, तो अल्फा अप्रोचेस टू मैक्सिमम वैल्यू, एंड अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू तो गिवन यानी कि 100% डिसोसिएशन। अगर ये 100% टूट गया यानी कि एसिटिक एसिड भी 100% टूट गया, यानी कि एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी कितनी होगी, जितनी उसके आयंस की 100% टूटने से आती, जितनी उसके आयन की 100% टूटने से आती। तो यार फिर हम बेसिकली क्या ले लेते हैं, जब वो 100% टूट रहा है, उसके आयंस जब 100% टूटे हुए होते हैं, तब कितनी कंडक्टिविटी शो करेंगे, वो वैल्यू ले लेंगे, वो वीक के लिए आंसर आ जाएगा। दोबारा सुनिए क्या करेंगे। देखो वीक का यही एक फंडा था ना कि वीक 100% टूट नहीं रहा, पर वीक के जो आयंस हैं अगर वो किसी और सॉल्यूशन में 100% टूट रहे हैं, तो हम वो कंडक्टिविटी क्या कर लेंगे, वो वहां से एक्वायर कर लेंगे, क्योंकि वीक अब 100% टूट गया है। तो 100% टूटने के कारण उसकी जो कंडक्टिविटी है अब वही हमारी कंडक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि हम 100% टूट चुके हैं, 100% टूट चुके हैं, तो हमारी कंडक्टिविटी आयंस की फुल 100% वालों की आनी चाहिए, 100 के 100 एसीटेट, 100 के 100 H प्लस आयंस, तो ये हम कहीं ना कहीं और से निकाल लेंगे उसके लिए। क्लियर? और वो वहां पे पुट कर देंगे। लेट्स हैव कॉलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। एक एग्जांपल के जरिए ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेट्स हैव, लिख लीजिए सबसे पहले तो कॉलरस लॉ। फाइन, बंदा है कॉलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्या कहना चाहता है, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, देखिए हर शब्द को समझिए ध्यान से, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जब डिल्यूशन बहुत ज्यादा है, वेयर डिसोसिएशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, डिसोसिएशन क्या हो गई है, कंप्लीट, यानी कि अल्फा क्या है 1, ठीक है ना, डिल्यूशन क्या है इनफाइनाइट है, एंड अल्फा क्या है 1,
where all the interionic effects disappear। याद है इंटरआयनिक क्या है? वो कल सल्यूट 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 सॉल्वेंट 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 इंटरेक्शंस आपको क्या कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे, वो सब क्या है, खत्म हो गया है। क्लियर? where all the interionic effects disappear, each ion migrates independently। हर आयन अपना ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। each ion, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, each ions migrate independently of its co-ion and contributes to the molar conductivity of an electrolyte। हर आयन अपना ट्रेवल करेगा और मोलर कंडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करेगा irrespective of the ion to which it is associated। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरा दूसरा वाला आयन कौन सा था, उसे अपना ट्रेवल करना है, वो अपना ट्रेवल करेगा और हेंस जितना मोलर कंडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट कर सकता है करेगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसी को एक और लाइन में लिखना चाहूं, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मतलब क्लियर हो गया, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज equal to the limiting molar conductivities of its, मतलब बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो सिर्फ उसके आयंस के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि अगर मैं कहूं लैम्बडा एम ऑफ ए बी इंफिनिटी पे, ये सिर्फ लैम्बडा एम इंफिनिटी ऑफ ए प्लस एंड लैम्बडा एम इंफिनिटी ऑफ बी माइनस चाहिए। अब यार ये 100% तो टूटा हुआ है, अगर आपके पास वीक के लिए ये नहीं निकल के आ रहा तो यार ए प्लस किसी और में 100% टूटा होगा, वहां से लिया जा सकता है, बी माइनस किसी और में 100% टूटा होगा, वहां से लिया जा सकता है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत? क्लियर? एंड एक और बात ध्यान देंगे, मैं इसको एक और के लिए लिख के दिखाऊं, सपोज ये ए टू बी होता, क्लियर, तो ये ए के लिए ट्वाइस हो जाता, जबकि बी के लिए ये, चार्ज का ध्यान रखना, चार्ज से तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे एक एटम्स ही दो हैं तो आयंस भी दो होंगे, वो दोनों लोग मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? अब अगर वो वीक के लिए नहीं निकल रहा तो भाई कहीं से भी ए का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ले लो, कहीं से भी बी का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ले लो, ए मैक्सिमम दे कितनी सकता है मोलर कंडक्टिविटी, हमें तो वो चाहिए, तो वो ले लो कहीं से भी, किसी स्ट्रॉन्ग वाले से ले लो। अरे यार एसिटिक एसिड के एच का नहीं पता, HCl के एच का तो पता है, वहां वाले एच से ले लो। हमें तो बेसिकली ए की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से मतलब है। क्यों? क्योंकि कॉलरस कहता है कि जब कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, अप्रोचेस टू जीरो होती है, तब इतनी डाइल्यूशन होती है कि डिसोसिएशन मैक्सिमम हो जाती है, इतनी डिसोसिएशन होती है कि एक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो किसके साथ है। वो कहते हैं हमारी कंडक्टिविटी इतनी है, ये कहता है हमारी कंडक्टिविटी इतनी है, वो कहता है ठीक है तुमने बता दिया तो मैं सम बता देता हूं कि इतनी कंडक्टिविटी आनी चाहिए। क्लियर? कोई भी दिक्कत? तो हम अगर इसको, ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको अगर एक सम अप लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो ये आएगा लैम्बडा एम इंफिनिटी इज इक्वल टू केटाइन, मतलब बेसिकली ये नंबर ऑफ केटाइंस है। क्लियर? एंड वैसे सिंबल बनाया जैसे मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आप तो 1 ABC लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, चाहे XY लिख लो, ये X लिख लो, ये Y लिख लो, लैम्बडा एम ऑफ एनाइन, ये हमारे पास मैक्स वैल्यू निकल के आ गई है। कितने केटाइन है मल्टीप्लाई बाय
एक केटायन की कितनी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी है प्लस कितने एनायन है इनटू एनायन की कितनी मोलर कंडक्टिविटी है। मैंने इस चीज को लिखा है दोबारा से, क्लियर, इस चीज को एक जनरल लैंग्वेज में लिखा है। अब यहाँ पे x और y डाल के लिख सकते हैं, x इज नंबर ऑफ केटाइंस, y इज नंबर ऑफ एनाइंस, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइन। सो कॉलरश लॉ कहता है कि जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो है, डिल्यूशन मैक्सिमम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतनी ज्यादा है कि किसी भी आयन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा दूसरा आयन कौन सा है, वो कहता है मेरी कंडक्टिविटी इतनी है। जब इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, तो टोटल कंडक्टिविटी निकल आएगी, क्लियर। तो एक क्वेश्चन के जरिए मैं समझाता हूं कि कैसे ये निकल आएगी, क्लियर, लेट्स हैव इट। सो देखिए, काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है इसका ये, एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अब ये बात पक्का पता है कि भाई ये बंदा कौन है, वीक है, तो डायरेक्टली तो नहीं निकल सकती, कॉलरश लॉ की हेल्प से निकल जाएगी, कितना भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो HCl की दी हुई है, CH3CONA की दी हुई है, NaCl, देखो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3CONA ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट तो हमेशा 100% टूट जाते हैं, NaCl ये भी सॉल्ट है, ये भी 100% टूट जाता है। तो अल्टीमेटली यार देखो हमें ये चीज चाहिए, एक तो एसिडेट आयन और एक H। देखो सबसे पहला फंडा, इनमें से कहां एसिडेट आयन है, पहले तो यार बनाना है, एसिटिक एसिड है ना, यहां क्या कुछ है, एक तो एसिडेट आयन है और एक H प्लस आयन है। देखो कहां एसिडेट आयन है, इन तीनों में से कहां एसिडेट आयन, सेकंड वाले में ना, एंड कहां H आयन है, फर्स्ट वाले में। तो इन दोनों को तो करो ऐड, पहले इन दोनों को तो करो ऐड, तो कर लेते हैं। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, लैम्बडा m इंफिनिटी ऑफ CH3COH, हमारे पास क्या है, जब मैं इक्वल टू लिखूं तो लैम्बडा m इंफिनिटी ऑफ CH3CO माइनस चाहिए और एक लैम्बडा m इंफिनिटी ऑफ H प्लस आयन चाहिए। एक ये तो ये हमें यहां से मिल रहा है, ये हमें यहां से मिल रहा है, इन दोनों को मैं कर लेता हूं ऐड। चलिए CH3COONA प्लस अब इससे ये दो चीजें तो मिल गई, पर दो चीजें और मिल गई, एक Na मिल गया, एक Cl मिल गया। जो चीज एक्स्ट्रा मिल गई है, इन दोनों को ऐड करने से जो चीज एक्स्ट्रा मिल गई है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन दोनों को ऐड करने से जो चीज एक्स्ट्रा मिल गई है, एक Na और एक Cl, वो जिसमें भी पड़ा उसे माइनस कर दो, क्योंकि हमें ये निकालना है इसमें से, क्लियर। तो भाई देखो Na और Cl कहां पड़ा है, दोनों चीजें यहां पे हैं, यानी कि इसको कर दो माइनस। देखो अल्टीमेटली क्या किया हमने, लैम्बडा m ऑफ CH3COO माइनस लैम्बडा m ऑफ Na प्लस, ये तो यही बनेगा ना, लैम्बडा m ऑफ H प्लस आयन लैम्बडा m इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस, ये बनेगा, एंड माइनस ऑफ लैम्बडा m ऑफ Na प्लस माइनस लैम्बडा m ऑफ Cl माइनस, माइनस लगाओ तो ये बनेगा, ये कट जाएगा, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद दिस, जो चीज चाहिए हमें, क्लियर। वैसे ये उल्टा आना चाहिए था, पर मैं अभी कंसेप्ट ही समझा रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्लियर। क्वेश्चन सॉल्व तो बहुत आसान था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ कंसेप्ट ही समझा रहा हूं कॉलरश लॉ का। ये उल्टा समझ के देखिए, हमें ये दो चीजें चाहिए थी, यहां पड़ी थी, इन दोनों को ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड करने से मैंने ये समझा कि ये कोई ये तो ये चीज है और ये HCl जो है वो ये चीज है, पर अब मेरे पास Na प्लस और Cl माइनस क्या है, एक्स्ट्रा, तो उसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये सारी चीज क्या होगी, निकल गई। वी आर लेफ्ट विद दीस टू थिंग्स, और यही हमें चाहिए थी, यानी कि यहां से आंसर आ जाएगा, क्लियर। आंसर निकालने का तो देखो और भी बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, ये एसिडेट आयन और H चाहिए था, ये दोनों चाहिए थे, ये नहीं चाहिए थे, इसको माइनस कर दो, यानी कि बड़ा सिंपल सा फंडा था, 400 और 500 को ऐड कर लो एंड 600 को कर दो, चाहे तो सीधा ही सोच लो, नहीं तो फिर इस इक्वेशन में पुट करो,
यहां से दिख रहा है ये कितना है 400 प्लस 500 माइनस 600, अल्टीमेटली 300 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज द फाइनल। कोई भी दिक्कत? क्लियर? हम स्ट्रॉन्ग, ये जो तीनों स्ट्रॉन्ग थे, इनकी हेल्प से एक वीक की इस तरीके की इक्वेशन बना ली। देखो क्योंकि एसिटेट आयन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एसिटिक एसिड का था, उसने बोला कोई बात नहीं सोडियम एसिटेट का ही सही। H प्लस आयन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एसिटिक एसिड का है या HCl का, और ठीक है H प्लस आयन चाहिए, क्योंकि जब डाइल्यूशन मैक्सिमम हो जाता है तब आयन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कोआयन कौन सा है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट से निकला है, वो अपना इंडिपेंडेंटली चलता है, इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है। उसको जितनी कंडक्टिविटी देनी होती है वो उतनी ही कंडक्टिविटी देता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन से इसको सम अप कर लेते हैं। फाइन, थोड़ा सा अच्छा और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट्स हैव इट। सो हूबहू सेम क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअली में यार कॉलरज के क्वेश्चन सारे के सारे लगभग सेम ही होते हैं देखने में, ठीक है ना, कुछ ज्यादा है नहीं है इनमें। अब मैं यार देखो ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ूंगा, बड़ा सिंपल सा फंडा है। मेरे को दो H प्लस आयन है और एक C2O4 माइनस 2। मेरे को ये देखना है यहाँ H कहाँ पड़ा है, ये पड़ा, और लकीली दो है तो यहाँ भी दो ही है, किस्मत खुल गई। C2O4 माइनस 2 ऑक्सलेट आयन कहाँ है, ये रहा। क्लियर? एंड ऑक्सिलेट की फॉर्म में मेरे पास दो सोडियम बढ़ रहे हैं और एक सल्फेट बढ़ रहा है, दो सोडियम बढ़ रहे हैं एक सल्फेट, एंड लकीली यहां दो सोडियम और एक सल्फेट है। तो मैं क्या करूंगा, बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है, H2C2O4 हाइड्रोजन कहां पड़े हैं, दो चाहिए थे। देखो अगर यहां दो ना होते ना, मैं इसको दो से मल्टीप्लाई करता, पर यहां तो किस्मत ही अच्छी है, ठीक है ना, डायरेक्टली दो पड़े हैं। अगर देखो यहां दो नहीं होते तो मैं आगे दो लिखता, ठीक है। ऑक्सिलेट यहां पड़ा है लैम्बडा m इंफिनिटी ऑफ Na2C2O4 माइनस लैम्बडा m इंफिनिटी ऑफ Na2SO4। कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए अब देखिए इस बात को, ये दोनों को करना ऐड, इसको करना माइनस, अरे ठीक है ना, 800 प्लस 700 माइनस 900। आइंस में तो बनाने की जरूरत नहीं है, इतना तो समझ रहे हो ना। दिस इज 600 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कोई दिक्कत? क्लियर? काफी आसान हो गया आज का टॉपिक। क्लियर? चलिए अब ये तो था मोलर कंडक्टिविटी, इसमें थोड़े से बहुत ही आसान से क्वेश्चन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर भी आ जाते हैं, ठीक है ना। कॉलरस में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, हालांकि कॉलरस मतलब बेसिकली खत्म हो गया, कॉलरस इज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस फॉर मोलर कंडक्टिविटी। पर समझ लो मतलब क्वेश्चनों में क्या है कि मॉडिफाई थोड़े बहुत होंगे मोलर कंडक्टिविटी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, उसमें वैलेंसी फैक्टर आना है, नथिंग एल्स। थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं अभी। क्लियर? लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट इज, अगर हमें लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज देखनी है, देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखनी है तो वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, जैसे एज सच हम हर बार करते हैं। फाइन, अब इसको देखो कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। अगर आप इसे कैटायन के लिए लिखना चाहते हो तो ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन अपॉन चार्ज ऑफ कैटायन। सपोज आप इसे अनायन के लिए लिखना चाहते हो तो ये क्या आ जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर अनायन अपॉन चार्ज ऑफ अनायन। क्लियर? यानी कि अगर मैं बात करूं Na प्लस की, है ना, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन 1 ही आएगा। पर अगर मैं बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम प्लस 3 की, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो, जैसे यहां पे सोडियम प्लस के लिए, यहां पे एल्यूमिनियम प्लस 3 के लिए, यहां उसकी मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय 3 आएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की मोलर कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी डिवाइड बाय 3 आएगा, जबकि यहाँ पे सोडियम की कंडक्टिविटी के नीचे सिर्फ 1 है। सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी फैक्टर मेजर करना है। क्लियर? मतलब अगर मैं इसको एक और फॉर्म में लिखूं, देखो यहाँ तो मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। अगर मेरे को ये बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखना है, क्लियर, ए बी है या कैसे भी है, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस एंड इक्विवेलेंट ऑफ बी माइनस, कोई भी दिक्कत। क्लियर? इसको मैंने थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करके दिखा। सपोज ये इक्विवेलेंट NaCl के लिए लिखना है, सपोज ये इक्विवेलेंट NaCl के लिए लिखना है, तो इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस एंड इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस। क्लियर है ना ये बात? तो यहां पे एक और बात देखिए, Na के ऊपर चार्ज कितना है 1, Cl के ऊपर चार्ज कितना है 1। मानते हो ये बात? यानी कि ये तो आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na डिवाइड बाय 1 एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस डिवाइड बाय 1। यानी कि इस केस में तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। जबकि अगर मैं इसके लिए निकालू, देखो Al2SO4 थ्राइस के लिए, सपोज इसके लिए निकाल रहा हूं, तो लैम्बडा इक्विवेलेंट फॉर Al2SO4 thrice, lambda equivalent for Al plus 3, isn't it? And lambda equivalent for SO4 minus 2, यही होगा। अब अगर किसी के मन में आ रहा है कि ये 2 यहां आना चाहिए था, ये 3 यहां आना चाहिए था, वो तो मोलर के लिए होता है, इक्विवेलेंट के लिए तो एक एक ही होता है। फाइन, अगर यहां मोलर निकालना होता तो ये आता, मतलब मैं वो भी लिख देता हूं अगर आपको चाहिए तो, ये लिख लिया ना। अगर इसका मोलर लिखता ना तो ये ऐसे लिखा जाता, Al2SO4 thrice twice of lambda m infinity of aluminium plus 3 plus thrice of lambda m infinity of sulfate minus 2। ये होता अगर मोलर में होता, क्योंकि मोलर को मतलब है हर आयन से। यहां एल्यूमिनियम के 2 आयन हैं, यहां सल्फेट के 3 आयन है, इसे हर आयन से मतलब है, इसे नहीं है। इक्विवेलेंट को तो यार अपने एक एक इक्विवेलेंट से मतलब है, ठीक है ना। एंड अगर इसकी बात करूं मैं, ये वाले पर्टिकुलर की बात करूं, ये क्या आएगा, एल्यूमिनियम प्लस 3 की मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय 3, एंड ये क्या आएगा, सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय 2, क्योंकि इसका चार्ज 2 है, इसका चार्ज 3 है, ये वाले फॉर्मूले लगा लिए, इजंट इट। अब अगर इसको मैं क्रिस क्रॉस करूं तो ये क्या आ जाएगा, 2 लैम्बडा m एल्यूमिनियम प्लस 3 लैम्बडा m सल्फेट माइनस 2 अपॉन 6। देखो क्या आया, ये वही आ गया अल्टीमेटली लैम्बडा इक्विवेलेंट नॉट इज इक्वल टू लैम्बडा m नॉट अपॉन 6। मैंने इसको इरेज करके लिखा था ना, जो क्या था, लैम्बडा इक्विवेलेंट लैम्बडा m अपॉन वैलेंसी वेक्टर। इसका वैलेंसी वेक्टर कितना है, 6 पता है ना, 2 into 3 6। वैलेंसी वेक्टर कितना है इसका, 6। डायरेक्टली भी हम निकाल सकते थे, इसका वैलेंसी वेक्टर है 6, कोई दिक्कत। दिस इज हाउ टू सॉल्व इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। फाइन, जिसको हम लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे। क्लियर? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। मोलर हमें निकालनी आती है, वैलेंसी वेक्टर से डिवाइड करना है, चाहे वो सिर्फ कैटायन के लिए, चाहे वो सिर्फ एनायन के लिए है, चाहे वो फुल इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। क्लियर? कोई भी दिक्कत, एक क्वेश्चन कर लीजिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर, बहुत ही आसान है। देन वी विल सम अप दिस लेक्चर। सो एक ही क्वेश्चन के अंदर यार 3-4 चीजें ले ली ताकि एक ही में समझ आ जाए, है ना, सब कुछ। तो ये 3-4 चीजें मैंने ले ली हैं, Na प्लस की मोलर कंडक्टिविटी, एल्यूमिनियम प्लस 3 की मोलर कंडक्टिविटी, Cl माइनस की मोलर कंडक्टिविटी,
ये देखो क्या है, पहले तो हमेशा क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, इन सब की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, जबकि इसकी लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। जो भी अलग सी चीज दिख रही है उसे अंडरलाइन करके रख लो, फाइन, काम आएगी। अब यहां हमें ए ऑप्शन में क्या चाहिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम +3 चाहिए। ये तो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम +3 डिवाइड बाय 3। अब ये कितना है, 300 डिवाइड बाय 300 आ गया। यूनिट तो लगा लेना, ओम इनवर्स, एन इनवर्स स्क्वायर, मोल इनवर्स, ठीक है ना। इक्विवेलेंट तो सीधा है ना, मोलर अपॉन चार्ज। इक्विवेलेंट ऑफ NaCl, यार NaCl का तो वैलेंसी फैक्टर ही एक होता है, यानी कि इसकी तो जो मोलर कंडक्टिविटी बनेगी उसके नीचे 1 से डिवाइड करना है, क्योंकि NaCl का वैलेंसी फैक्टर तो 1 ही होता है। यानी कि मोलैरिटी, ये जो मोलर के लिए आ रहा है Na प्लस और Cl माइनस 150, और यहां भी 150, 150 प्लस 150 डिवाइड बाय 1, दिस इज 300 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तीसरे पे आसान है ना। नेक्स्ट, लैम्बडा इक्विवेलेंट नॉट Al2SO4 थ्राइस, ये क्या है, चाहे तो मोलर कंडक्टिविटी के हिसाब से निकाल लो, या फिर एक और तरीके से करके देखते हैं। देखो, इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम +3 एंड इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट माइनस। क्योंकि इक्विवेलेंट निकालना है तो गिनती से मतलब नहीं है कि 2 एल्यूमिनियम है 3, अगर गिनती लेनी होती फिर मोलर करके डिवाइड बाय फैक्टर करके, है ना। ये तो सीधा सीधा इक्विवेलेंट दिए हैं। सीधा सीधा इक्विवेलेंट का क्या फायदा है, मतलब वो एक्चुअली मेरे को दिख रहा था कि ये सीधा इक्विवेलेंट दिया हुआ है 100, एंड ये भी सीधा इक्विवेलेंट दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत। देखो यहां पे हम ऐसे भी कर सकते थे पहले कि लैम्बडा m नॉट निकालते, फिर वैलेंसी फैक्टर से यानी कि 6 से डिवाइड करते, आसानी से सर रहा है यार, ठीक है ना। आसानी से जब काम हो रहा है, क्या कि इक्विवेलेंट का क्या है, इक्विवेलेंट प्लस इक्विवेलेंट, इसका भी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया है ऑप्शन में, इसका भी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्टली पुट कर लो, यू विल गेट द आंसर, कोई दिक्कत। सो आज के हमारे लेक्चर में हमने बेसिकली कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, पहले तो कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं वो किया, एंड देन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे काम करती है उस चीज के बारे में पढ़ा। क्लियर। अभी भी कॉलरश लॉ के एप्लीकेशंस बाकी हैं, हमारे अगले लेक्चर में हम लोग बेसिकली एप्लीकेशंस ऑन द कॉलरश लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना। टिल देन पढ़ते रहिए।